हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास सिक्स के जियोग्राफी के लास्ट चैप्टर भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य जीव को आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे जो सिक्स क्लास के जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि भारत की जलवायु को अगर हम समझेंगे, उन यहाँ पे मिलने वाले वन प्राणियों और वनस्पतियों के बारे में अगर हम जानेंगे तो बेसिकली हम डिफाइन कर पाएंगे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर कभी हमें इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इस तरीके का पेड़ कहाँ मिलता है, ये पशु कहाँ मिलते हैं, या फिर भारत की जलवायु किस महीने में कौन सी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन के साथ साथ हमारे इनकम ऑफ सोर्स का एक बहुत बड़ा जो है वो कारण बन करके आता है हमारे लिए। तो चलते हैं जरा सा इस टॉपिक के ऊपर, इस अपने चैप्टर के ऊपर जो है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य जीव। इसमें जो पहले हम लोगों को बेसिकली जिस भाषा को जानने की जरूरत पड़ेगी वो सबसे पहले ये होगी कि मौसम किसको बोलते हैं। अगर हम आपको बोले कि मौसम क्या है, सीधी सी अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि मौसम क्या है और आपके यहाँ के मौसम किस तरीके के होते हैं, आप उसका क्या आंसर दोगे? आप उसका यही आंसर दोगे कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। अब अगर आज अभी हम रात में अगर 11 बजे वीडियो बना रहे हैं और 11 बजे अगर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि अभी का मौसम खराब है, यहाँ पे वर्षा हो रही है। सेम उसी तरीके से अगर ये वीडियो हम दोपहर के 12 बजे बना रहे होते और 12 बजे बहुत ज्यादा धूप होती तो हम ये बोलते कि मौसम अभी बिल्कुल सनी है, मौसम बिल्कुल अभी यहाँ पे ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो उसी तरीके से रोज रोज हर एक मिनट पे परिवर्तन होने वाला जो समय होता है उसी को हम लोग मौसम बोलते हैं। जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती है उसी को हम लोग मौसम बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से चीज मेन फैक्टर जो रीजन क्या क्या बन करके आते हैं। मान लिया कि मौसम ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के और 30 दिसंबर तक का जो समय होता है वो पूरी तरीके से जो है वो बरसात का ही समय है, गर्मी का ही समय है, या फिर वो ठंडी का ही समय, ऐसा तो नहीं है। इसमें कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जो काम करता होगा, जिससे एक समय आता होगा जब हम बोले कि नहीं, जनवरी से लेकर के और दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ठंड का समय आ रहा है, मार्च से लेकर के जो है मई तक का समय गर्मी का है, इस तरीके से। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है जो इस तरीके के मौसम को परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो तापमान आता है, फिर वर्षा आता है और फिर सूर्य के विकिरण आती है। इन सारे चीजों के मिश्रण के हिसाब से, इन सारे चीजों को मिलने पे लास्टली क्या होता है कि एक मौसम बनता है। ठीक है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटनाएं स्टार्ट होती है जिसमें ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो इनकी महत्वता है, जो तापमान, वर्षा और सूर्य विकिरण की, यही मेन फैक्टर होते हैं जो मौसम को बदलने में, मौसम को चेंज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक का बात क्लियर है। बाकी की बात बहुत बच्चे वाली है कि आप गर्मी के समय में जो है वो ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, गर्मी के समय में आप सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ठंड के समय में आप सूती कपड़े क्यों नहीं ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये बेसिक बातें हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए है, जो इस चैप्टर से हमें जानना चाहिए, वो आपका यहाँ पे आता है। इसको जानना जरूरी है। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय होता है वो सर्दी का समय होता है। बेसिक बातें हैं, आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा अपने तरीके से। याद करने के हर एक लोग के अपने अपने तरीके होते हैं। आप इसके लिए निमोनिक्स बना सकते हैं, आप इसके लिए इस नोट्स बुक को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आप अपने तरीके से कवर करते चलते हैं इसमें। तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय होता है ये सर्दी का समय होता है। मार्च से लेकर के मई तक का जो समय होता है ये बिल्कुल गर्मी वाली समय होती है। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है ना, ये वर्षा कराती है। यहाँ तक क्लियर है। और अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का जो समय होता है ये हमारे शरद ऋतु का समय होता है, जिसको हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब शीत ऋतु की जरा सी बात कर ले हम लोग, इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली में। तो ठंड के मौसम होती है शीत ऋतु, और सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है पृथ्वी पर, इस कारण के उत्तर भारत का तापमान बहुत कम हो जाता है और इसको हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं, और ये दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का समय होता है। बाकी अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य की जो किरणें होती है वो अधिकतर सीधी पड़ती है, मतलब यहाँ अगर सूर्य है तो बिल्कुल एकदम सीधे सामने पृथ्वी होती है अभी के समय में। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली में होगा क्या कि पूरा दिन जो है वो गर्म रहेगा, रात के समय में भी गर्मी होगी, और दिन के समय में पछुआ हवा चलती है, ठीक है, जो पवन चलती है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है और उसको हम लोग लू बोलते हैं। पश्चिम की तरफ से आने वाली ये हवाएं होती है। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक बातें हैं ये, जो गांव और शहर दोनों में रहने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब आप कभी क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वो 3 बजे का समय होता है तो आप पेरेंट्स से डांट सुनते हैं, और ये इसलिए डांटा जाता है क्योंकि उस समय लू चल रहा होता है, और यही समय होता है जब आपको लू लगे, और लू लगने के बाद बहुत एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है एक व्यक्ति का, उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह बीमार भी हो जाता है। ये बेसिक बातें थी। अब जरा सा इसके ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो एक देखना है हम लोगों को कि दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा होती क्या है। वर्षा ऋतु है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक जो बात है, मानसून किसको कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो अपना मानसून है, ये मानसून कहा किसको जाता है। तो मानसून जो है ना, एक अरबी शब्द होता है जो मौसम से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। तो हर एक मौसम के हिसाब से जो वायु आती है और जो हवा होती है, जो पवन होती है, वो जब वर्षा कराती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मानसून पवन, और ये वर्षा की बहुत बड़े कारण बन के हमारे पूरे भारत में आती है। अब अगर मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें जो पूरे भारत में वर्षा कराती है, तो ये जो समय आएगा, ये पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल से की ओर से बहती है, मतलब वहां से अंदर की ओर आती है अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ हो गई और अरब सागर यहाँ पे। इधर से क्या होता है कि ये हवाएं भारत की तरफ आती है ऐसे, और ये वर्षा कराती है। तो जैसे ही ये पहाड़ों से टकराती है, जैसे ही ये पहाड़ से टकराएगी अपने एरिया पे, वहां पे ये वर्षा कराएगी, जबरदस्त वाली वर्षा कराती है। बाकी मानसून आने के वक्त भी वर्षा होती है और मानसून के लौटने के वक्त भी वर्षा होती है। तो इस तरफ क्या होता है, जब ये जो मानसून के लौटने का जो समय होता है शरद ऋतु, इसमें होता क्या है कि इस समय पवन जो है, ये जो पवन होता है ना, ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मतलब अब पहले तो ये बंगाल की खाड़ी के तरफ से बहती थी, अब जो समय आएगा ये बंगाल की खाड़ी की ओर इस तरीके से बहेगी, ठीक है, और इस वक्त भी वर्षा होती है। तो भारत के दक्षिणी भागों में, अब जैसे यहाँ पे आ गया ये दक्षिणी भाग, यहाँ पे लास्ट एरिया जो इस तरीके का इंडिया का है यहाँ पे, तो अब यहाँ से जो गर्म हवा आएगी वो इधर टकरा करके और दक्षिण वाले भाग में यहाँ पे वर्षा कराती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे एरिया में इनसे वर्षा होती है। अब अगर थोड़ा सा और इसके ऊपर आएंगे तो देखते हैं हम लोग कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। पहले तो हम लोग मौसम देखें कि दिन प्रतिदिन की घटना जो होती है, मान लिया कि अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि अभी वर्षा हो रही है तो यहाँ पे वर्षा की मौसम है, लेकिन पूरे साल भर में, अगर पूरे साल भर में जनवरी से लेकर के और दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का समय अगर एक जगह पे ठंड का होता है, मान लिए तो दिसंबर से फरवरी तक का, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये शरद ऋतु है। क्लियर है यहाँ तक? तो पूरे साल को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो हम कैटेगराइज करेंगे, तो जो बन करके आएगा एक खाका, उसको हम लोग वहां की जलवायु बोलेंगे। अब भारत की जलवायु की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की जलवायु बिल्कुल मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ मौसम के हिसाब से जो वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले और उधर तरफ जाने वाली जो हवाएं होती है वो यहाँ पे वर्षा कराती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसलिए भारत की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो वर्षा है वो मानसूनी पवन पे डिपेंड करता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये अपना 0 डिग्री अक्षांश, मतलब कि हम लोग इसको बोलते हैं
उष्ण कटिबंध वाला एरिया जो यहाँ पे आता है ये अपना कर्क रेखा हो गया, ये अपना मकर रेखा हो गया, और ये जो है इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जिसको भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश है। तो भारत की अगर स्थिति आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से इंडिया की स्थिति है, ऐसे। तो अगर इंडिया की स्थिति इस तरीके से है तो भारत का जो पोर्शन आता है ये उष्ण कटिबंध वाला भाग में आता है। तो इस कारण से होता क्या है कि यहाँ पे अधिकतर वर्षा जो होती है ना वो मानसून पवन के कारण ही होती है। ये चीज क्लियर हो चुका है। जरा सा और ऊपर आएंगे हम लोग तो किसी भी इस जगह की, मान लें कि भारत है, अगर भारत की जलवायु की बात करें तो किस किस बात पे डिपेंड करेगी। तो भारत की पहले तो मौसम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि पवन और ये सारे चीज फैक्टर होते हैं उसके मौसम के चेंज होने के। लेकिन जलवायु चेंज होने के क्या रीजन हो सकते हैं? तो जलवायु में परिवर्तन होने के लिए उस जगह की स्थिति बहुत ज्यादा मैटर रखता है। वहां की ऊंचाई मैटर रखती है, और समुद्र तल से दूरी, क्योंकि और उच्चावच जो है ये भी मैटर करता है, क्योंकि जब पवन आकर के किसी ऊंचाई वाले जगह से टकराती है तभी वहां पे वर्षा होती है। लो प्रेशर एरिया जहां पे बना हुआ होता है वहीं पे वर्षा होती है। तो स्थिति भी देखा जाता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो राजस्थान का जो अपना पोर्शन है ये बिल्कुल गर्म जगह है, बिल्कुल ही गर्म जगह है। तो वहां पे जैसलमेर और बीकानेर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर और कारगिल की बात करें तो यहाँ पे एकदम मोटी मोटी बर्फ की लेयर जमी हुई होती है। तो इस सारे चीजों में जो फैक्टर होता है मेन, वो वहां की स्थिति होती है, ऊंचाई होती है, समुद्र तल से दूरी होती है। इसी के हिसाब से वहां की पूरी जलवायु डिपेंड करती है। बाकी अगर हम लोग देखें कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जगह जो है सो मेघालय में स्थित मासिनराम है, और सबसे कम अगर वर्षा की बात करें तो भारत में जो है वो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी अगर आप लोग देखिएगा कि एक प्राकृतिक वनस्पति किसको बोला जाता है, पहले तो ये देखना है कि प्राकृतिक वनस्पति किसको बोला जाता है, और फिर ये देखना है कि वनस्पति और वृक्ष की हमारे जीवन में क्या जरूरत है। तो घास, झाड़ियां या फिर पौधे जो बिना मनुष्य के सहायता के उपज करके आते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे दादा के फूफा के नाना ने एक पेड़ लगाया और वो प्राकृतिक वनस्पति है, बिल्कुल नहीं। भारत का एक मैदानी एरिया है जहाँ पे 1500 किलोमीटर तक एक जो पठार है, और पठार के ऊपर अगर देखें तो केवल जो है वो औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति होगी, न कि हमारे दादा के फूफा के नाना ने जो पेड़ लगाया है वो प्राकृतिक वनस्पति होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इससे ऊपर जरा सा हम लोग बात करें कि वनों की आवश्यकता हमको क्यों होती है। बेसिक बात, 6 क्लास के बच्चे को ये चीज इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी आप कभी वन को कटते हुए देखें तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो निस्वार्थ आपके लिए हेल्प करता है, आपकी हेल्प करता है। आप के अगर भाई हैं तो कुछ समय के लिए अगर जमीन का कोई विवाद होता है तो आपके भाई आपसे बहुत जल्दी झगड़ा करेंगे। लेकिन एक पेड़ जिसके आप टहनी को किसी पूजा के लिए काटते हैं तो भी वो आपसे झगड़ा नहीं करता है, वो आपसे विवाद नहीं करता है, और आपको प्रॉपर ऑक्सीजन उतना ही देता है जितना वो आपके टहनी के तोड़ने के पहले देता था और टहनी के तोड़ने के बाद देता है। तो अगर आप भावनाओं में बहिएगा, अगर आप इस तरीके से बोलिए कि संस्कार की बात अगर आप कीजिएगा, अगर आप वेद में आइएगा तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जलवायु के हिसाब से देखते हैं, अगर आप मौसम के हिसाब से देखते हैं, प्रकृति के हिसाब से देखते हैं, फिर भी ये वन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सांस लेने के लिए, आपके श्वसन क्रिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, वो आपको प्रोवाइड करती है। इसलिए वन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पश्चिमी घाट का हो, चाहे वो पूर्वी घाट का हो, चाहे वो हिमालय वाले एरिया का हो, चाहे वो किसी के नाना के फूफा के नाना के पास का हो, हर एक जगह का वन इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके सामने में इस तरीके का कोई भी इलीगल एक्टिविटी होता है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और कुछ नहीं करें तो कम से कम अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। आप जितने साल जिए, अगर आप 80 साल के होते हैं तो आप अपने जिंदगी में 80 पेड़ लगा चुके होंगे, और ये 80 पेड़ आपको खाने के सामान से लेकर के, आपके जलावन के सामान से लेकर के बहुत कुछ देगा आपको। यहाँ तक कि जब आप कभी मरेंगे
तो आपको लकड़ी के लिए भी इसी पेड़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप पेड़ लगाइए, जितना हो सके पेड़ लगाइए। और इस पेड़ के लगाने का प्राकृतिक रूप से ये फायदा होता है कि एक तो हमें ऑक्सीजन देता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करता है, तीसरा ये क्या करता है कि जमीन से मिट्टी को पकड़ के रखता है। इसके कारण मिट्टी में जो क्षरण होती है, मिट्टी की जो अपरदन होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और एक जगह पे मिट्टी उपजाऊ की उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ तक हो गई बातें क्लियर भाई साहब। अब इससे बाकी की चीज तो पता ही है आपको, गोंद मिलती है, शहद मिलती है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो इसी पेड़ के पास आकर के अपना छाता लगाती है और वहीं से आपको जो शहद है वो मिलती है। बाकी के सारी चीजें हमें पेड़ से मिल रही है और इसकी कटाई के बारे में मैंने आपको बताया। एक बेसिक जो बातें हैं जो आपको एक पेड़ से मिल सकता है, बिल्कुल फर्नीचर मिलता है, आप जो क्रिकेट का बैट खेलते हैं वो भी मिलता है। आपके जलाने के लिए इसका जड़, इसके छाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चारा यहाँ से मिलता है, एक बकरी को इससे चारा मिल जाता है। आपके घर बनाने के लिए एक बांस का पेड़ जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आप घर बनाते हो। या फिर जब सेंटरिंग का काम होता है आपके घर में, तो जो पेड़ होता है, जो सीमल और सीमल के पेड़ से जो तख्ता बनाया जाता है आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ये घर बनता है। दवाइयाँ होम्योपैथिक की, एवेना सटाइवा, वेदानिया समनीफेरा जैसे दवाई इससे बनती है, चाहे वो एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की। ऑक्सीजन तो पेड़ हमें देती ही है, मधुमक्खी यहीं पे आके छाता लगाती है और यहीं से हमें मध मिलता है। तो ये सारे चीजें हैं, इसलिए कम से कम एक पेड़ आप अपने बर्थडे में जरूर लगाइए। बाकी अगर हम लोग देखें तो वन्य प्राणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जहाँ पे वन होंगे वहां पे जीव जंतु आएंगे। रिसेंटली अभी कुछ ये हो रहा है कि आप देखते हो एक सांप हो, सांप आपके घरों में घुसते हैं, क्यों? आपने कभी एनालाइज किया कि क्या रीजन है इसके? आप तो बिल्कुल उसे मार देते हैं, लेकिन वो एक आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी होती है। आप अगर सांप को मारिएगा तो चूहों की संख्या आपके यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर आपके अन्न को बर्बाद करेगा और आप बिल्कुल गरीब के गरीब बने रह जाइएगा। इसलिए सांप का रहना जरूरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि सांप हमारे घर में क्यों आ रही है, रीजन ये है। तो इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आप वन को क्यों काट रहे हो। आप अगर दो भाई हो ना, आप अपने घर में, और आपके पास अगर 5 कट्ठा जमीन है, हमारे यहाँ इसको कट्ठा बोला जाता है, 5 एकड़ भी जमीन अगर आपके पास है, तो आप 1 एकड़ में घर बना लीजिए ना। 20 कट्ठा होता है 1 एकड़ में। आप एक फ्लोर पे खुद रहिए, एक फ्लोर पे भाई को भी तो दे सकते हैं रहने के लिए ना। जरूरी थोड़े ना है कि आप पूरे फ्लोर पे ही रहें, आपका एक प्रॉपर घर ही हो। अगर आप थोड़ा सा कोरिलेशन करते हैं अपने में तो एक भाई 2.5 एकड़ में घर बनाएगा, दूसरा भाई 2.5 एकड़ में घर बनाएगा और सारे पेड़ को काट के बराबर कर देगा। सरकार यहाँ पे जीरो है क्योंकि आपकी संपत्ति है। आपको आर्टिकल 300A के थ्रू आपकी ये जो है वो विधिक अधिकार है, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो हर एक चीज के लिए सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल जो प्राकृतिक संपत्ति है उसको बिल्कुल आप उसका विदोहन कर रहे हैं। तो फिर क्या है, आप कहाँ स्टेबल कर रहे हैं? आप तो जी रहे हैं, आपने तो अपनी जिंदगी को बहुत अपर लेवल पर लेकर के गया, लेकिन आपके बच्चे जो ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर के चलेंगे, आप कभी सोचे हैं उनका जिंदगी क्या होगा? इसलिए भाई साहब थोड़ा सा कोरिलेशन कीजिए। एक तो भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ 100 में से केवल 5 लोग ऐसे हैं जो खुश रहते हैं अपनी जिंदगी से, और मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से 5 लोग वही खुश रहते हैं जो रिक्शा और ठेला चलाने वाले हैं, है ना। वो लोग खुश नहीं रहते हैं जो लोग बिल्कुल मिलेनियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको बहुत तरीके की टेंशन होती है। तो कम से कम खुश तो रहना सीखो इस तरीके से भी, और पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो आपको निस्वार्थ आपकी हेल्प करता है। और अगर हम लोग देखें तो बेसिक बातें हैं यहाँ पर। बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है, क्लियर है ये बात। मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, और कुछ हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो असम के जंगल में घूमते आपको दिखाई देंगे। बाकी हाथी केरल में भी पाए जाते हैं और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ये सब तो बेसिक बातें हैं, अगर आप उस जगह से बिलोंग कर रहे हो तो बिल्कुल जानते हैं। और सरकार ने हाथी और बाघ को बचाने के लिए जो परियोजना शुरू की है उसको बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं तथा हस्ती परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अब
जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आएगा कि इसके लिए करना क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा। तो हाथियों और बाघ को बचाने के लिए जिस परियोजना को सरकार ने शुरू की है उसका नाम क्या है। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। ये बातें हो गई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जरा सा डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को, मतलब 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये आपको, अगर आपके यहाँ पे कोई पार्क है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे ये चीज आपको, जूलॉजिकल पार्क है, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिक बातें हैं, ये सब चीजें होती रहती है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन सब है। तो ये था आज के आपके टॉपिक के लिए, आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव जो अपना टॉपिक है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ये लास्ट हम लोगों का चैप्टर था क्लास 6 के जियोग्राफी के लिए। तो आज हम लोग 6 के ज्योग्राफी को खत्म किए हैं। अब हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में 7th क्लास के ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारे इनकम ऑफ सोर्स का बहुत बड़ा साधन है, और तभी हम और ज्यादा चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हमें यहाँ से इनकम होना स्टार्ट होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।